हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ए मोहम्मद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर क्लास 8 से चैप्टर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है द विजिटर। और इस चैप्टर को लिखा गया है एक ऑस्ट्रेलियन राइटर मार्कस फ्रैंक जुसाक के द्वारा। तो इससे पहले कि हम लोग इस चैप्टर को पढ़ें और समझने की कोशिश करें, हम लोग हमारे ऑथर के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पहले गैदर कर लेते हैं। सो मार्कस फ्रैंक जुसाक इज़ एन ऑस्ट्रेलियन राइटर। यह एक ऑस्ट्रेलियन लेखक हैं। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर द बुक थीफ एंड द मैसेंजर। इन्होंने दो किताब लिखे हैं, दो नॉवेल्स लिखे हैं। उनका नाम क्या है? द बुक थीफ और द मैसेंजर। और इसके लिए बहुत ही लोकप्रिय हैं। 2 novels for young adults which became international best sellers। और इनके दोनों के दोनों नॉवेल्स क्या बन गए? इंटरनेशनल बेस्ट सेलर्स बन गए। कहने का मतलब इंटरनेशनल मार्केट में इनकी बहुत ज़्यादा पकड़ थी और ये दोनों बुक्स, ये दोनों नॉवेल्स बहुत ज़्यादा नंबर में लोगों के द्वारा खरीदे गए। जब एक किताब इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकता है तो उसको हम लोग इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बोल सकते हैं। He won the Margaret A. Edwards Award in 2014 for his contributions to young adult literature published in the United States। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पब्लिश हुए इनके यंग एडल्ट लिटरेचर के लिए 2014 में 2014 में इन्हें मार्गरेट ए एडवर्ड्स अवार्ड मिला था और इन्होंने इस अवार्ड को जीता था। तो ये रहा एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन हमारे ऑथर के बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे स्टोरी के बारे में जो ओवरव्यू दिया गया इसको पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद पैराग्राफ नंबर 1 से इस स्टोरी को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले कि मैं इसके ओवरव्यू को एक्सप्लेन करना शुरू करूं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। दिस स्टोरी इज़ सेट इन जर्मनी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब से कब तक चला था? 1939 से 1945 तक चला था। और ये स्टोरी जर्मनी से लिया गया है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान का ये स्टोरी है। एडोल्फ हिटलर द लीडर ऑफ जर्मनी इन द नाजी पार्टी। एडोल्फ हिटलर हम सब जानते हैं, या आपने हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा होगा जर्मनी के बारे में, तो आपको एडोल्फ हिटलर के बारे में पता होगा कि वो कितना क्रूएल था, कितना निर्दयी था। तो एडोल्फ हिटलर जर्मनी का लीडर था और नाजी पार्टी का लीडर था। बिलीव्ड, वो मानता था दैट जर्मन्स वर सुपीरियर टू एवरीबडी, कि जो जर्मन्स होते हैं वो सभी लोगों से सुपीरियर होते हैं, सभी लोगों से श्रेष्ठ होते हैं। एंड बॉर्न टू रूल ओवर द वर्ल्ड, और ये लोग इस संसार पे, इस दुनिया पे शासन करने के लिए पैदा हुए हैं। हिटलर हैड अ स्पेशल हेट्रेड फॉर जूविश पीपल। अब यहाँ बताया गया कि हिटलर को यहूदी लोगों से एक खास नफ़रत थी, एक खास घृणा थी, बहुत ज़्यादा नफ़रत करता था वो जूविश पीपल से, यहूदी लोगों से। ही कंसीडर्ड देम लेस देन ह्यूमन। अब बताया गया है कि जो हिटलर था वो यहूदी लोगों को इंसान से कम समझता था। एंड डिड नॉट थिंक दे हैड अ राइट टू फ्रीडम और लाइफ। यहाँ पे जो एडोल्फ हिटलर था वो इस तरह से नहीं सोचता था कि यहूदी लोगों को भी इस दुनिया में रहने का, जीने का और स्वतंत्रता से अपने जीवन को व्यतीत करने का अधिकार है। ही अरेस्टेड ऑल जूइश पीपल इन जर्मनी एंड इम्प्रिजन देम इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स वेयर दे वर ऑफन टॉर्चर्ड एंड किल्ड। उसने क्या किया, जर्मनी में रहने वाले सभी यहूदी लोगों को पकड़ लिया, उन्हें कैद कर लिया और कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स क्या होते हैं? एक तरह का कैंप होता है या एक तरह का जेल होता है जहाँ पे युद्ध के कैदियों को रखा जाता है। और उन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में उन लोगों पे अक्सर अत्याचार होता था और उन्हें फिर बाद में टॉर्चर करके मार दिया जाता था। लिजेल इज़ अ 12-year old जर्मन गर्ल। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं लिजेल नाम की एक जर्मन लड़की की, जिसका उम्र कितना है? सिर्फ 12 साल है। सी एंड हर पेरेंट्स हैंस एंड रोजा हाबरमैन डू नॉट अग्री विद हिटलर्स क्रूअल पॉलिसीज़। लिजेल और उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके मॉम का नाम है रोजा हाबरमैन और उसके फादर का नाम है हैंस हाबरमैन। ये लोग हिटलर की उन क्रूर नीतियों से सहमत नहीं है। They are hiding a Jewish man called Max Vanderburg in their basement and are determined to keep him safe। इन लोगों ने अपने घर के बेसमेंट में एक यहूदी आदमी मैक्स वैंडरबर्ग को छुपा रखा है और इन लोगों ने डिटरमाइन किया है, इन लोगों ने तय किया है कि ये लोग क्या करेंगे, उसको सुरक्षित रखेंगे, उसको सेफ रखेंगे। दिस इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज इफ़ दे आर डिस्कवर्ड ऑल ऑफ देम विल बी अरेस्टेड एंड पुट टू डेथ। ये काफ़ी ख़तरनाक है। आई मीन अपने घर में एक यहूदी को छुपाना लिजेल की फैमिली के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। अगर वे लोग पकड़े गए तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा और फिर उन्हें
मार दिया जाएगा। इन दिस एक्सर्प्ट कहने का मतलब होता है एक छोटा सा हिस्सा, किसी कहानी का एक छोटा सा पार्ट। तो इस हिस्से में, कहानी के इस पार्ट में, लिजेल इज़ प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स व्हेन शी हियर्स सम टेरिफाइंग न्यूज़। लिजेल अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है। क्या खेल रही होती है? फुटबॉल खेल रही होती है। तभी वो कुछ डरावने न्यूज़ को सुनती है। ठीक है, अब हम लोग पैराग्राफ नंबर 1 से इसे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अ न्यू बॉल हैड बीन फाउंड फॉर हिमेल स्ट्रीट फुटबॉल। हिमेल स्ट्रीट फुटबॉल ये एक फुटबॉल क्लब का नाम हो सकता है। वहाँ पे एक नया फुटबॉल का एक नया गेंद मिला था। दैट वॉज द गुड न्यूज़। ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा न्यूज़ था। The somewhat unsettling news was that a division of NSDAP was heading towards them. Unsettling कहने का मतलब क्या होता है? यहाँ बताया गया है making them feel mildly nervous or worried. कोई भी ऐसा चीज़ जो कि अनसेटिंग हो वो आपको क्या करेगा? थोड़ा सा परेशान कर देगा, थोड़ा सा चिंतित कर देगा। और NSDAP कहने का मतलब क्या होता है? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स। यहाँ पे बताया गया है पार्टी और द नाजी पार्टी। द लीडर ऑफ द नाजी पार्टी वॉज एडोल्फ हिटलर। तो जो थोड़ा बहुत परेशान करने वाली न्यूज़ थी वो ये था कि नाजी पार्टी का एक दल, एक समूह इन लोगों की तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा था, जिसकी वजह से ये बच्चे काफ़ी परेशान हो गए थे जो वहाँ पे क्या खेल रहे थे? फुटबॉल खेल रहे थे। नाउ लेट्स रीड पैराग्राफ नंबर 2। दे हैड प्रोग्रेस्ड ऑल द वे थ्रू द टाउन। अब यहाँ बताया गया है कि ये जो नाजी पार्टी का जो दल था जो इनकी तरफ आ रहा था, ये लोग पूरे शहर से होकर आगे की तरफ बढ़ चुके थे, स्ट्रीट बाय स्ट्रीट। ये क्या कर रहे थे? पूरे शहर में तलाशी कर रहे थे, है ना, तलाशी ले रहे थे कि कहीं कोई जूइश जो है, यहूदी छुपा हुआ तो नहीं है, और किसी दूसरे चीज़ की भी ये लोग तलाशी ले रहे थे। वो क्या था? बेसमेंट्स की तलाशी ले रहे थे, जो कि आगे हमें स्टोरी में पता चलेगा। स्ट्रीट बाय स्ट्रीट, हाउस बाय हाउस, ये शहर के चप्पे चप्पे, घर घर की तलाशी ले रहे थे। एंड नाउ दे स्टूड एट फ्रॉ डीलर शॉप। फ्रॉ मीन्स होता है मिस्टर, और अब ये लोग मतलब नाजी पार्टी का जो दल था वो मिस्टर डीलर के दुकान पे क्या हुआ था? खड़ा हुआ था। टेकिंग अ क्विक ब्रेक बिफोर दे कंटिन्यूड विद देयर बिजनेस। और वे लोग थोड़ा सा आराम कर रहे थे ताकि वे लोग अपने काम को, अपने बिजनेस को क्या कर सकें? जारी रख सकें, कंटिन्यू रख सकें। यहाँ पे बिजनेस कहने का मतलब वहीं तलाशी लेना, घूम घूम कर, चप्पे चप्पे की, सड़क सड़क की और गली गली की तलाशी लेना। फ्रॉम फार, थोड़ी सी दूर से, द चिल्ड्रन वॉच्ड, बच्चे उन लोगों को देख रहे थे, नाजी पार्टी के लोगों को देख रहे थे जो कि मिस्टर डीलर के दुकान पे बैठे हुए थे और आराम कर रहे थे। Lizel had only just come out and she had walked over to Rudy and Tommy. लिजेल अभी अभी अपने घर से बाहर निकली हुई थी और वो किसके पास गई थी? रूडी और टॉमी के पास गई थी। What's going on up there? और वो जाकर रूडी और टॉमी से पूछती है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। रूडी put his hands in his pockets. The party, they are checking all the houses and apartments blocks. रूडी अपने हाथ को पॉकेट में डाल देता है और कहता है कि वो लोग द पार्टी से हैं, कहने का मतलब द नाजी पार्टी से हैं, और वे लोग सभी घरों को और अपार्टमेंट ब्लॉक्स को चेक कर रहे हैं, उनकी तलाशी ले रहे हैं। अब जैसे ही लिजेल इस बात को सुनती है, इंस्टेंट ड्राइनेस सीज द इंटीरियर ऑफ लिजेल्स माउथ। अब इस वर्ड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे समझाया गया है। जैसे ही लिजेल ने सुना कि वे लोग घर की और अपार्टमेंट्स की तलाशी ले रहे हैं, लिजेल्स माउथ टर्न्ड ड्राई इमीडिएटली। लिजेल का चेहरा सूख गया ऑन हियरिंग समथिंग दैट मेड हर फील स्केयर्ड एंड पैनिक, क्योंकि उसने एक ऐसा चीज़ सुन लिया था जिसकी वजह से वो काफ़ी डर गई थी और घबरा गई थी। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि लिजेल की फैमिली ने खुद से अपने घर के बेसमेंट में एक यहूदी आदमी को छुपा के रखा हुआ था जिसका नाम क्या था? मैक्स वैंडरबर्ग, और इसके वजह से वो डर गई। फिर भी यहाँ पे वो पूछती है फॉर व्हाट, ये लोग किस लिए तलाशी ले रहे हैं? डोंट यू नो एनीथिंग, टेल हर टॉमी। रूडी कहता है अच्छा तो तुम कुछ भी नहीं जानती हो। अब वो टॉमी को कहता है कि वो लिजेल को इस बारे में बताएं कि वे लोग किस लिए तलाशी ले रहे हैं। टॉमी वॉज परप्लेक्स्ड, वेल आई डोंट नो। परप्लेक्स कहने का मतलब होता है कन्फ्यूज़ हो जाना। टॉमी भी काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाता है, उसे भी समझ में नहीं आता है कि वे लोग किस लिए तलाशी ले रहे थे। तो वो कहता है कि ठीक है मुझे भी पता नहीं है, वेल आई डोंट नो। यहाँ पे टॉमी कहता है मुझे भी पता नहीं ये लोग किस बारे में तलाशी ले रहे हैं। यू आर होपलेस द पेयर ऑफ यू, दे नीड मोर एयर रेड शेल्टर्स। अब यहाँ पे बताया गया है कि रूडी कहता है कि तुम दोनों के दोनों जो है ना एकदम होपलेस हो, तुम दोनों को कुछ भी पता नहीं है। वे लोग एयर रेड शेल्टर्स की तलाशी ले रहे हैं। कह रहे हैं कि उन्हें और क्या चाहिए? एयर रेड शेल्टर्स चाहिए। अब देखिए एयर रेड शेल्टर्स क्या होता है, यहाँ बताया गया है
underground structures or basements that are designed to protect people from air raids. कहने का मतलब अगर वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था तो जर्मनी पे अगर किसी दूसरे या एनिमी कंट्री का कोई प्लेन आकर बॉम्ब को गिरा देता है तो लोगों को बचाने के लिए तहखाने में छुपाया जाना चाहिए, है ना। इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है कि नहीं, इसकी वे लोग तलाशी ले रहे थे, ठीक है। ड्रॉपिंग ऑफ बॉम्ब्स बाय एयरक्राफ्ट्स ऑन टू टारगेट्स ऑन द ग्राउंड, तो वे लोग एयर रेड शेल्टर्स की तलाशी ले रहे थे ताकि वहाँ पे जर्मन लोगों को छुपाया जा सके जब एनिमी कंट्री के एयरक्राफ्ट्स आकर जर्मनी में बॉम्ब गिराएंगे। व्हाट बेसमेंट्स? तभी यहाँ पे लिजेल कहती है, क्या तुमने क्या कहा कि वे लोग बेसमेंट्स की तलाशी ले रहे हैं? नो, एट इज़ ऑफ कोर्स बेसमेंट्स। यहाँ पे थोड़ा सा फ़नी होते हुए, थोड़ा सा एंग्री होते हुए यहाँ पे रूडी कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, है ना, वे लोग बेसमेंट्स की ही तलाशी ले रहे हैं, एटिस की तलाशी नहीं ले रहे हैं, छत की तलाशी नहीं ले रहे हैं। दे आर चेकिंग द बेसमेंट्स टू सी इफ़ दे आर गुड इनफ टू बी शेल्टर्स। वे लोग बेसमेंट्स की तहखाने की तलाशी ले रहे हैं ताकि वे लोग देख सकें कि वे जो बेसमेंट्स हैं वो शेल्टर्स बनने के लिए अच्छे हैं कि नहीं, वहाँ पे लोगों को दुश्मन आर्मी से, दुश्मन सेना से छुपाया जा सकता है या नहीं। लिजेल, यू रियली आर स्टूपिड आरंट यू? यहाँ पे रूडी कहता है, लिजेल तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो, है ना। द चिल्ड्रन गॉट बैक टू देयर गेम बट लिजेल वॉज स्टिल स्टैंडिंग। जो दूसरे बच्चे थे वो वापस अपने खेल में लग जाते हैं, लेकिन लिजेल अभी भी वहीं पे खड़ी थी। हाउ कुड शी गेट बैक इनसाइड विदाउट लुकिंग टू सस्पिशियस? अब यहाँ पे बताया गया है कि लिजेल इस बारे में सोच रही थी कि बिना किसी को उसके ऊपर शक हुए वो कैसे वापस अपने घर के अंदर चली जाए। द स्मॉल क्राउड ऑफ मेन अप। अब जो छोटा सा जो भीड़ था लोगों का जो कि मिस्टर डीलर के दुकान पे बैठा हुआ था, वो भीड़ कौन सा था? वहीं द नाजी पार्टी के लोग थे जो कि शहर के गली गली में, चप्पे चप्पे में तलाशी ले रहे थे बेसमेंट्स की, घरों की, अपार्टमेंट्स की। वे लोग उठ गए, वॉज स्टार्टिंग टू डिस्पर्स, और वे लोग, है ना, अलग अलग डायरेक्शन में चलने लगे तलाशी लेने के लिए। वे लोग तितर बितर होने लगे। पैनिक जेनरेटेड इन दैट ऑफुल वे। अब जैसे ही लिजेल ने देखा कि वे लोग तलाशी लेने के लिए फिर से बढ़ रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई, काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गई। थ्रोट एंड माउथ, उसका गला और मुंह सूखने लगा। एयर बिकेम सैंड, हवा उसे बालू की तरह सूखा हुआ लग रहा था। थिंक, सी थॉट, कम ऑन लिजेल, थिंक। अब वो अपने आप को मोटिवेट कर रही है, वो चाह रही है कि वो कुछ सोचे। वो कहते हैं, लिजेल सोचो दैट हाउ यू कैन डील विद दिस सिचुएशन। वो अपने आप को कहती है कि सोचो इस सिचुएशन से कैसे डील करना है, इस सिचुएशन से कैसे निपटना है। रूडी स्कोर्ड। तभी रूडी जो होता है वो एक गोल करता है। फुटबॉल के गेम में हम लोग स्कोर करना मतलब गोल करना कहते हैं। फार अवे वॉइसेस कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। जैसे ही रूडी गोल करता है तो दूर से आने वाली आवाज़ें उसको क्या करती हैं? कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं, गोल करने पे बधाई देती हैं। थिंक लिजेल, सी हैड इट। लिजेल कहती है, सोचो, और उसने कुछ सोच लिया। दैट्स इट। वो कहती है, हाँ मुझे यही सोचना था। सी डिसाइडेड बट आई हैव टू मेक इट रियल। अब मैंने जो सोचा है उसे वास्तविक उसे रियलिटी में मुझे करना होगा। एज द नाजीज प्रोग्रेस डाउन द स्ट्रीट। अब जैसे ही नाजी सड़क से आगे बढ़ते हैं, द बॉल वॉज पास्ड थ्रू द एयर टू वन ऑफ द बिगर किड्स, क्लॉज बेहरी। जैसे ही नाजी लोग सड़क से आगे बढ़ते हैं और जो बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं, तो फुटबॉल जो होता है हवा में उड़ते हुए एक बड़े लड़के क्लॉज बेहरी के पास जाता है। द बॉय टर्न्ड विद द बॉल जस्ट एज लिजेल अराइव्ड। अब क्या होता है कि वो जो लड़का होता है फुटबॉल को लेकर के, है ना, मुड़ता है, और जैसे ही मुड़ता है वैसे ही लिजेल वहाँ पे चली आती है। एंड दे कोलाइड विद सच फोर्स दैट द गेम स्टॉप्ड ऑटोमेटिकली। और फिर वो जो लड़का था क्लॉज बेहरी, वो और फिर लिजेल एक दूसरे से इतनी ज़ोर से टकराते हैं कि खेल अपने आप में बंद हो जाता है, खेल रुक जाता है। इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाती है। एज द बॉल रोल्ड ऑफ प्लेयर्स रैन इन। और जैसे ही ये दोनों टकराते हैं, बॉल क्लॉज बेहरी के हाथों से गिर जाता है, तो बच्चे फिर उस बॉल को लेकर ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं, खेलने लगते हैं। लिजेल हेल्ड हर ग्रेज्ड नी। ग्रेज नी कहने का मतलब जब लिजेल गिरती है टक्कर की वजह से तो उसके घुटने जो है छिल जाते हैं, तो अपने खरोच लगे हुए घुटने को विद वन हैंड वो अपने एक हाथ से पकड़ती है, एंड हर हेड विद द अदर, और दूसरे हाथ से अपने सिर को पकड़ती है। उसको घुटने और सिर पे चोट लगी हुई होती है। वेयर इज शी? ही स्पैट। अब यहाँ पे क्लॉज बेहरी जो लड़का था वो कहता है वो कहाँ गई, है ना, और वो थूकते हुए कहता है, आई एम गोइंग टू किल हर। मैं उसे बिल्कुल मार दूंगा, मैं उसे मार दूंगा।
There would be no killing. It was worse. A kindly party member had seen the incident and jogged dutifully down to the group. What happened here? He asked. अब उन्हीं नाजी पार्टी मेंबर्स का एक आदमी था जो कि क्या था, थोड़ा सा काइंड था, थोड़ा सा दयालु था। वो इस ग्रुप की तरफ आगे बढ़ते हुए, अपना ड्यूटी मानकर आगे बढ़ते हुए कहता है कि यहाँ पे क्या हुआ था, और उसने उस इंसिडेंट को होते हुए भी देखा था, और उसने कहा था कि नहीं, कोई भी किसी को नहीं मारेगा। देयर विल बी नो किलिंग, कोई किसी को नहीं मारेगा। ये जो टक्कर था वो काफ़ी वर्स था, काफ़ी ख़राब था। दोनों एक दूसरे से जानबूझकर नहीं टकराए थे। वेल, सी इज़ अ मैनिएक, क्लॉज पॉइंटेड एट लिजेल, प्रॉम्प्टिंग द मैन टू हेल्प हर अप। अब यहाँ बताया गया है क्लॉज बेहरी क्या करता है, उस पार्टी मेंबर के आदमी से कहता है कि वो बिल्कुल पागल है, सी इज़ अ मैनिएक, और लिजेल की तरफ इशारा करते हुए बताता है, कहता है कि जाओ और देखो कि हो सकता है लिजेल को मदद की ज़रूरत हो, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़ोर से टकराए थे। प्रॉम्प्टिंग कहने का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना कि कोई आदमी कोई काम कर सके। आई डोंट थिंक यू आर इन एनी स्टेट टू कीप प्लेइंग माई गर्ल, ही सेड, वेयर डू यू लिव। और वो नाजी पार्टी का जो मेंबर होता है वो कहता है उस लड़की से, आई मीन लिजेल से कहता है कि देखो माय डियर, कि मुझे नहीं लगता कि तुम किसी भी हाल में अब खेलने के लायक हो, तुम कहाँ पे रहती हो। आई एम फाइन, सी आंसर्ड। वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रियली मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई कैन मेक इट माई सेल्फ, मैं अपने आप घर चली जाऊँगी। जस्ट गेट ऑफ मी, जस्ट गेट ऑफ। और वो अपने मन में ही कहती है, यार तुम यहाँ से चले जाओ, काश ये बंदा यहाँ से चला जाए। आई मीन वो बिना किसी को अपने ऊपर शक कराए वो वापस अपने घर में चली जाना चाहती है, ताकि कोई डाउट ना करे, कोई ये ना जान पाए कि वे लोग, आई मीन लिजेल की फैमिली ने क्या किया हुआ है, एक यहूदी आदमी को अपने घर में छुपा के रखा हुआ है। Now let's read paragraph number 21st. That was when Rudy stepped in. तभी क्या होता है, रूडी उस कॉन्वर्सेशन के बीच में आ जाता है। I'll help you home, he said. रूडी कहता है कि मैं तुम्हें घर ले जाने में मदद करूँगा। Why couldn't he just mind his own business for a change? अब यहाँ पे लिजेल कहती है, यार ये जो रूडी बंदा है ये अपना काम क्यों नहीं करता है ना, हर बार दूसरों के काम में अपनी टांग अड़ाता है, इसे अपना काम करना चाहिए। Really, लिजेल सेड, जस्ट कीप प्लेइंग रूडी, आई कैन मेक इट। यहाँ पे लिजेल कहती है कि मैं सचमुच में ठीक हूँ, मैं अपने आप घर जा सकती हूँ, रूडी तुम बस खेलो, है ना, आई कैन मेक इट, मैं अपने आप घर जा सकती हूँ। No, he wouldn't be shifted, the stubbornness of him. It will only take a minute or two. यहाँ बताया गया है कि जो रूडी था वो काफ़ी स्टबर्न था, काफ़ी जिद्दी था। उसने कहा नहीं, वो अपनी बात से बिल्कुल भी नहीं हटता। वो कहता नहीं, मैं तुम्हें घर ले जाने में तुम्हारी मदद करूँगा। वो कहता है कि बस 1 या 2 मिनट तो लगेंगे तुम्हें तुम्हारे घर पे पहुँचाने के लिए। अगेन सी हैड टू थिंक एंड अगेन सी वॉज एबल। अब फिर से यहाँ पे लिजेल को सोचना था कि वो कैसे करे कि आई मीन रूडी को या उस नाजी पार्टी के मेंबर को पता न चले कि इन लोगों ने अपने घर के बेसमेंट में किसी यहूदी को छुपा के रखा है। उसे सोचना था और इस बार फिर से वो सोच सकी थी, उसका दिमाग काफ़ी अच्छे से काम कर रहा था। विद रूडी होल्डिंग हर अप, क्योंकि रूडी ने उसे ऊपर उठा करके रखा हुआ था। सी मेड हर सेल्फ ड्रॉप वंस मोर टू द ग्राउंड, उसने अपने आप को एक बार फिर से ज़मीन पे पीठ के बल, ऑन हर बैक, उसने गिरा लिया। वो रूडी के ऊपर से नीचे ग्राउंड पे गिर गई, ज़मीन पे गिर गई। माई पापा, सी सेड, और उसने चिल्लाते हुए कहा, उसने कहा कि मेरे पापा, है ना। वो चाहती थी कि रूडी जाकर उसके पापा को बुलाए। द स्काई सी नोटिस्ड वॉज अटरली ब्लू। अब जैसे ही वो गिरती है, वो पीठ के बल गिरती है, तो आसमान को देखती है, आसमान बिल्कुल नीला था और नॉट इवन द सजेशन ऑफ ए क्लाउड, आसमान में बिल्कुल भी बादल नहीं थे। कुड यू गेट हिम रूडी, और वो कहती है कि क्या तुम मेरे पापा को बुला सकते हो। रूडी कहता है स्टे देयर, तुम यहीं पे रुको, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा को बुला देता हूँ। लिजेल केप्ट एन आई ऑन द पार्टी मैन, लिजेल ने उस पार्टी मैन, कहने का मतलब उस नाजी पार्टी के मेंबर पे भी अपनी नज़रें बनाए रखी थी। अ मिनट लेटर हैंस हबरमैन वॉज स्टैंडिंग कामली अबव हर, 1 मिनट के बाद उसके पापा आ जाते हैं और उसके बगल में खड़े हो जाते हैं।
हे पापा, वो अपने पापा को एड्रेस करती है। अ डिसअपॉइंटेड स्माइल मिंगल्ड विद हिज लिप्स। आई वॉज वंडरिंग व्हेन दिस वुड हैपन। उसके पापा थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, थोड़ा सा उदास हो जाते हैं, और उदास होते हुए मुस्कुराते हैं और कहते हैं मैं सोच रहा था कि ये कब होगा। वो कहते हैं कि तुम जो बार बार फुटबॉल खेलने चली जाती थी तो मुझे लगता था कि तुम किसी न किसी दिन गिर कर आओगी या चोट लगा कर आओगी, वहीं मैं सोच रहा था कि ये कब होगा। He picked her up and helped her home. वो लिजेल को क्या करते हैं, अपनी गोद में उठा लेते हैं, उसे अपने घर लेकर जाते हैं। The game went on, और फिर गेम शुरू हो जाता है, खेल शुरू हो जाता है। And the Nazi was already at the door of lodging, a few doors up. और जो नाजी पार्टी के जो लोग हैं वो अलग अलग घरों में दरवाज़ों पर जाकर वहाँ पे नॉक कर रहे होते हैं, ताकि वे लोग घर के बेसमेंट्स की जांच पड़ताल कर सके कि वहाँ पे जर्मन लोगों को छुपाया जा सकता है या नहीं बमबारी से। नो वन आंसर्ड, और कोई भी आंसर नहीं कर रहा था जब जर्मन्स लोग क्या कर रहे थे, दरवाजे पे नॉक कर रहे थे। वंस इनसाइड देयर हाउस, जैसे ही लिजेल और उसके फादर घर के अंदर पहुंचते हैं, और अभी लिजेल अपने पापा के गोद में ही थी, लिजेल गेव हिम द इन्फॉर्मेशन। लिजेल ने क्या कर दिया, अपने पापा को इन्फॉर्मेशन दे दिया, जो कुछ भी वो जानती थी उसने अपने फादर को बता दिया। She attempted to find the middle ground between silence and despair. अब इसका क्या मतलब हुआ, हम लोग यहाँ से समझेंगे। She attempted, है ना। Lizel was scared. लिजेल काफ़ी डरी हुई थी। She felt as if she would cry if she opened her mouth. लिजेल को ऐसा लग रहा था कि वो जैसे ही अपनी मुंह को खोलेगी वो रोने लगेगी, चिल्लाने लगेगी। So she tried to calm down, इसलिए उसने शांत रहने की कोशिश की, and speak to her father, और उसने अपने फादर से बात की। पापा द पार्टी, सी विस्पर्ड, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसने बहुत ही धीमे आवाज़ में कहा, पापा ये जो लोग हैं वो पार्टी के लोग हैं, नाजी पार्टी के लोग हैं। पापा स्टॉप्ड। ही फॉट ऑफ द अर्ज टू ओपन द डोर एंड लुक अप द स्ट्रीट। दे आर चेकिंग बेसमेंट्स टू मेक शेल्टर्स। अब उसने अपने पापा को क्यों कहा रोकने के लिए, उसने पापा स्टॉप्ड क्यों कहा, क्योंकि उसके फादर दरवाज़ा खोलकर स्ट्रीट की तरफ देखने जा रहे थे, इसलिए उसने कहा कि पापा रुक जाइए, और उसके फादर को रुकना पड़ा। उसने कहा कि जो नाजी पार्टी के जो लोग हैं वो घरों के बेसमेंट्स को क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ताकि उनका शेल्टर्स बनाया जा सके। ठीक है। ही सेट हर डाउन। अब यहाँ पे उसके फादर ने क्या कर दिया, लिजेल को नीचे रख दिया अपने गोद से, और क्या कहा, स्मार्ट गर्ल ही सेड, उसने कहा कि तुम कितने स्मार्ट हो। एंड देन कॉल्ड फॉर रोज़ा, और फिर उसने अपनी वाइफ लिजेल की मॉम लोजा हवरमैन को उसने बुलाया। दे हैड अ मिनट टू कम अप विद अ प्लान। उनके पास सिर्फ 1 मिनट था एक प्लान बनाने के लिए। अ सेमोजल ऑफ थॉट्स। अ सेमोजल ऑफ थॉट्स कहने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे बताया गया है। देखिए, अ सेमोजल ऑफ थॉट्स कहने का मतलब कन्फ्यूज एंड क्योटिक थॉट्स। जब आप काफ़ी कन्फ्यूज़ होते हो, आपको समझ में नहीं आता आपको क्या सोचना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, तो अजीब अजीब तरह की विचारें, अजीब अजीब तरह के थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, है ना। डिस्टर्बिंग न्यूज़ दे रिसीव्ड से सेमोजल, इसको हम लोग सेमोजल पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनको उस हड़बड़ी में काफ़ी अजीब अजीब तरह के विचार आ रहे थे, और वे लोग प्लान नहीं बना पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि जर्मन्स उनके दरवाजे पे खड़े थे और उनके बेसमेंट में एक यहूदी आदमी छुपा हुआ था। We'll just put Max in Lizel's room was Mama's suggestion under the bed. लिजेल की मॉम ने सजेस्ट किया कि हम लोग मैक्स को, मैक्स वैंडरबर्ग को, जो यहूदी आदमी था, उसको लिजेल के रूम में उसके बेड के नीचे डाल देंगे। That's it. What if they decide to search our rooms as well? तभी यहाँ पे लिजेल के फादर कहते हैं कि क्या होगा कि वे लोग अगर डिसाइड करते हैं कि वे हमारे रूम का भी तलाशी लेंगे, हमारे कमरों की भी तलाशी लेंगे, तब क्या होगा, तब तो हम लोग पकड़े जाएंगे। डू यू हैव अ बेटर प्लान? तभी लिजेल की मॉम कहती है, अच्छा तो तुम्हारे पास क्या कोई अच्छा प्लान है, इससे बेहतर प्लान है। अब हमारे ऑथर यहाँ पे करेक्शन कर रहे हैं, पैराग्राफ नंबर 35 में कहते हैं करेक्शन, दे डिड नॉट हैव अ मिनट। अब उनके पास 1 मिनट का भी समय नहीं था। अ नॉक वाज हैमर्ड इनटू द डोर ऑफ 33 हैमल स्ट्रीट। इन लोगों के घर पे, इन लोगों का घर कहाँ पे था, 33 हैमल स्ट्रीट पे था। वहाँ पे ज़ोरदार दरवाजे पे दस्तक होती है, दरवाजे को खटखटाया जाता है। एंड इट वाज टू लेट टू मूव एनीवन एनीवेयर। और अब किसी को भी कहीं से कहीं और पे मूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है और वहाँ से आवाज़ आती है, ओपन अप, दरवाज़ा खोलो।
और जैसे ही ये तीनों, लिजेल, उसकी मॉम और उसके डैड, जैसे ही इस बात को सुनते हैं, देयर हार्ट बीट्स फाउट ईच अदर अ मेस ऑफ रिदम, तो इन तीनों के दिल इतने ज़ोर से धड़कने लगते हैं कि इन तीनों के दिल के धड़कन का एक अजीब सा शोर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है इसको हम लोग इस वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे, पैराग्राफ नंबर 38 तक। इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो का एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं इस चैप्टर का पार्ट 2 अपलोड करूँ तो आपको आसानी से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो सी यू इन द पार्ट 2, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।